तो आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। हम देखने वाले हैं कि एक 70 साल पुरानी डीजल मशीन, एक विंटेज ट्रैक्टर को आज की इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाता है। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन की दुनिया। हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत होगी एक आइडिया की चिंगारी से, फिर हम मैकेनिकल पहेलियों को सुलझाएंगे, एक इलेक्ट्रिक दिल यानी मोटर चुनेंगे, हाई वोल्टेज सेफ्टी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये सब करने में फायदा भी है, और आखिर में एक गैराज प्रोजेक्ट से ये दुनिया तक कैसे पहुंच सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर कोई इतनी मेहनत, इतना मुश्किल काम करेगा ही क्यों? सच में सोचने वाली बात है ना। 1950 के दशक का एक पुराना भारी भरकम ट्रैक्टर और उसे इलेक्ट्रिक बनाना, क्या ये सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है? वजह बहुत बड़ी है। देखिए, भारत में जितने भी डीजल ट्रैक्टर हैं वो देश का करीब 8% तेल पी जाते हैं और साथ ही हवा में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषक फैलाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैं, जीरो एमिशन, चलाने का खर्चा भी कम हो सकता है और सबसे अच्छी बात, ये एकदम शांत होते हैं। तो ये सिर्फ एक पुरानी मशीन को नया बनाने की बात नहीं है, ये पर्यावरण और पैसे दोनों को बचाने की बात है। और इसी बड़ी सोच को असलियत में बदल रहे हैं बेन, एक यूट्यूबर जिन्होंने अपने 1950s के दशक के इंटरनेशनल हार्वेस्टर ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिक बनाने का चैलेंज लिया है। उनकी कहानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक असली, मजेदार और पर्सनल टच देती है। ठीक है, तो अब असली काम पर आते हैं। ये बस एक इंजन निकालकर दूसरा लगा देने जितना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक तारों तक पहुंचने से पहले ही कई बड़ी बड़ी मैकेनिकल चुनौतियां दरवाजे पर खड़ी होती हैं। और पहली चुनौती ही होश उड़ाने वाली है। इस ट्रैक्टर में इंजन सिर्फ पावर देने का काम नहीं करता, वो ट्रैक्टर के ढांचे का हिस्सा है। मतलब वो ट्रांसमिशन को ट्रैक्टर के अगले हिस्से से जोड़कर रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंजन निकालने के लिए आपको सचमुच ट्रैक्टर को बीच से 2 हिस्सों में काटना पड़ेगा। सोचकर ही अजीब लगता है। इस काम की मुश्किल का अंदाजा बेन की इस बात से लगाया जा सकता है, जब उन्होंने फ्लाईव्हील निकाला तो उसका वजन करीब 70 पाउंड यानी 31 किलो था। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है। सोचिए कितने भारी भरकम पुर्जों को हटाना पड़ता है। तो फिर पुरानी और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना, एक कस्टम डिजाइन की हुई अडेप्टर प्लेट। इसे सीएनसी मशीन से इतने परफेक्शन के साथ बनाया जाता है कि नई इलेक्ट्रिक मोटर पुराने गियरबॉक्स से एकदम फिट बैठ जाए। ये छोटी सी प्लेट ही इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। चलिए, मैकेनिकल पहेली तो सुलझ गई। अब बारी आती है इस कन्वर्जन के दिल की, यानी सही इलेक्ट्रिक मोटर और बाकी जरूरी पार्ट्स चुनने की। पुराना डीजल इंजन तो बाहर चला गया, लेकिन अब उसकी जगह क्या लेगा? यहीं से ईवी कंपोनेंट्स की दुनिया शुरू होती है, और यकीन मानिए ये दुनिया किसी के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है। जरा बाजार पर एक नजर डालते हैं। मान लीजिए एक 15 किलोवाट की पीएमएसएम मोटर चाहिए जो अपनी एफिशिएंसी के लिए फेमस है। तो इसके लिए बाजार में ढेरों ऑप्शन हैं। कीमतें कुछ $100 से लेकर हजारों डॉलर तक जाती हैं। कोई कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है तो कोई जबरदस्त पीक पावर देता है। इससे पता चलता है कि एक कन्वर्टर के सामने कितने सारे विकल्प होते हैं। और ये सिर्फ पावर या कीमत की बात नहीं है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो कई और तकनीकी चीजें देखते हैं, जैसे मोटर का टॉर्क कितना है, एफिशिएंसी 94% से ऊपर है या नहीं, धूल पानी से बचने के लिए IP67 रेटिंग है क्या, और सबसे जरूरी कैन बस कंपैटिबिलिटी। ये एक तरह से गाड़ी का अपना नर्वस सिस्टम है जो पक्का करता है कि मोटर, बैटरी, कंट्रोलर सब आपस में सही से बात कर रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेफ्टी। इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज पावर को काबू में रखना किसी भी ईवी कन्वर्जन का सबसे अहम हिस्सा होता है। और इस सेफ्टी का हीरो है HVIL यानी हाई वोल्टेज इंटरलॉक। ये एक कमाल का सेफ्टी फीचर है। ये एक कम वोल्टेज वाले सर्किट का इस्तेमाल करके लगातार चेक करता रहता है कि हाई वोल्टेज सर्किट कहीं से खुला या टूटा तो नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को बिजली के झटके से बचाना। HVL के काम करने का तरीका जितना सिंपल है उतना ही जीनियस। सोचिए, हर हाई वोल्टेज कनेक्टर में 2 तरह के पिन होते हैं, लंबे वाले पावर के लिए और छोटे वाले सेफ्टी के लिए। जब कनेक्टर को लगाते हैं तो पहले पावर कनेक्ट होती है, फिर सेफ्टी।
लेकिन असली जादू तब होता है जब उसे निकालते हैं। छोटे सेफ्टी पिन पहले अलग होते हैं और जैसे ही वो अलग होते हैं कंट्रोलर को सिग्नल जाता है पावर काटो, और ये सब कुछ पावर वाले लंबे पिन्स के पूरी तरह अलग होने से पहले ही हो जाता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच है जो हर हाल में बचाता है। अच्छा, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसों का क्या? क्या ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है? मतलब जो इतनी लागत शुरुआत में लगती है, क्या वो लंबे समय में वसूल हो पाती है? चलिए हिसाब किताब देखते हैं। ICTT की एक स्टडी के हिसाब से अगर 10 साल का कुल खर्चा देखें तो डीजल ट्रैक्टर पर करीब 30.2 लाख और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर करीब 31.1 लाख का खर्चा आता है। मतलब बिना किसी सरकारी मदद के भी खर्चा लगभग बराबर है। ये बात खुद में काफी हैरान करने वाली है। ये उस सोच को तोड़ता है कि इलेक्ट्रिक हमेशा बहुत महंगा ही पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के खर्चे को और ध्यान से देखें तो एक बात साफ हो जाती है। सबसे बड़ा पहाड़ है शुरुआती कीमत, मतलब गाड़ी खरीदना और उसकी फाइनेंसिंग। अगर एक बार वो मुश्किल पार हो जाए तो फिर फ्यूल यानी बिजली और मेंटेनेंस का खर्चा काफी कम हो जाता है। और यहीं पर सरकारी योजनाएं गेम चेंजर बनकर आती हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी ही बदल देती है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बिना मदद के 90,000 रुपए महंगा पड़ रहा था, फेम 2 सब्सिडी मिलते ही वो 1.5 लाख रुपए सस्ता हो जाता है। और अगर सारी सब्सिडीज मिला दी जाए तो एक किसान 10 साल में 4.5 लाख रुपए बचा सकता है। ये सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं है, ये एक किसान के लिए अपनी कमाई बढ़ाने का और पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम उठाने का मौका है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सही नीतियां कैसे एक अच्छी टेक्नोलॉजी को एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में बदल सकती हैं। ठीक है, तो अब बेन की गैराज प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक प्रोटोटाइप को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जिसे कानूनी तौर पे बेचा जा सके। एक हॉबी प्रोजेक्ट और एक कमर्शियल प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत में AIS 168 स्टैंडर्ड के मुताबिक एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बहुत ही कड़े टेस्ट पास करने होते हैं, जैसे कि कंपन और झटकों को सहने की क्षमता, पानी से बचाव के टेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी और अगर ओपन टाइप बैटरी है तो हाइड्रोजन एमिशन टेस्ट। ये लिस्ट बहुत लंबी और मुश्किल है। और इन सभी टेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, फंक्शनल सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है कि गाड़ी के किसी भी सिस्टम में कोई भी खराबी आने पर किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कमर्शियल गाड़ियों के लिए ये सबसे बड़ा नियम है। तो बेन का ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे बैटरीज सस्ती हो रही हैं और मोटरें और बेहतर हो रही हैं, वो दिन कितना दूर है जब इस तरह के कन्वर्जन्स सिर्फ कुछ जुनूनी लोगों का शौक नहीं बल्कि एक टिकाऊ भविष्य बनाने का स्टैंडर्ड तरीका बन जाएंगे।